हेलो बच्चों, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। अब हमें काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि बीच में पीरियोडिक टेस्ट आ गए थे, इसकी वजह से है ना हम आपस में मिल नहीं पाए। तो पता है, मैं आपको पढ़ाते समय इमेजिन करके पढ़ाती हूँ कि आप लोग मेरे सामने ही हो, क्योंकि आप तो मुझसे फेस टू फेस मिल लेते हो, पर मैं इमेजिन करती हूँ कि मेरा हर बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है। इसलिए आज हम बहुत दिनों बाद शुरू करेंगे फिर से क्लास। हमारे 5th लेसन कंप्लीट कर लिए थे हमने। आज मैं आपको 6th लेसन पढ़ाऊंगी। 6th लेसन क्या है आपके? एक कविता है, और इस कविता के माध्यम से जो कवि है ना वो संदेश देना चाहते हैं। कवि कौन है इस कविता के? कौन लेखक है? रामधारी सिंह दिनकर। यानी इस कविता को किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। अब जब हम चूंकि उनकी कविता पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिसकी चीज़ को समझने जा रहे हैं वो कौन है, तो वो चीज़ भी हम इसमें जानेंगे। ये एक लेखक थे, कवि थे और निबंधकार भी थे। मतलब इनमें ये 3 क्वालिटियाँ थी, लेखक भी थे, कवि भी थे और निबंधकार भी थी। और ये जो इनकी कविताएं होती है ना वो एक शक्तिप्रद कविताएं होती हैं, और उनसे कोई ना उन कविताओं के माध्यम से कोई ना कोई संदेश हमको ये पहुंचाते हैं। और इनका जो जन्म है 1908 में, कब? 1908 में बिहार के एक राज्य में, बिहार में हुआ था। सॉरी, बिहार खुद एक राज्य है, बिहार राज्य की एक गांव में हुआ था। इतना ही आपको जानना है। और उसके पश्चात इन्होंने क्या शुरू किया? इनको शिक्षा देना अच्छा लगता था, इसलिए इन्होंने शिक्षा को अपना व्यवसाय चुना। यानी इन्होंने शिक्षा देना आरंभ किया। यानी शुरू में क्या करते थे? ये शिक्षक थे, लोगों को शिक्षित किया करते थे। और जो फिर क्या था, इन्होंने कविताएं, निबंध और लेख लिखना शुरू किया। इन जब आज़ादी से पहले, क्योंकि आज़ादी से पहले के कवि है, इसलिए आज़ादी से पहले इनको विद्रोही कवि के रूप में, यानी स्वतंत्रता के लिए ये क्या करते थे? ऐसी कविताएं या ऐसे निबंध, ऐसे लेख लिखते थे जो कि स्वतंत्रता को लेकर प्रेरित होते थे। इसलिए इनको स्वतंत्रता का विरोधी, विद्रोही कवि कहते थे। और बाद में, आज़ादी के बाद में, इनको राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने अपने लेखकों के माध्यम से, कविता के माध्यम से देश की बहुत सेवा की है। इनकी रचनाएं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं इनकी, जैसे बापू, इतिहास के आंसू, धूप और कुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, इस तरह से इनकी बहुत सारी जो है वो लेख और कविताएं हैं। अब हम इस कविता के बारे में जानेंगे जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये कविता क्या है? संदेश दिया जा रहा है। इस कविता के माध्यम से जो रामधारी सिंह दिनकर हैं वो हमें संदेश देना चाहते हैं। किसका? सद्भावना का, प्रेम का, आपस में मिलजुल कर रहने का। इस कविता के माध्यम से वो हमें बताना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने किसको चुना है? पक्षी और बादल को। किसको चुना है? पक्षी और बादल को। यानी पक्षी और बादल के माध्यम से वो हमें संदेश देना चाहते हैं। अब देखो वो क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि पक्षी और जो बादल हैं वो क्या? पक्षी और बादल क्या है? भगवान का डाकिया बताया। क्योंकि पक्षी और बादल की भाषा इंसान तो समझ नहीं पाता, मनुष्य नहीं समझ पाता, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, पानी है, प्रकृति, अगर हम शॉर्टकट में जाएं तो जो प्रकृति है वो उनकी भाषा समझ पाती है। अब देखो फर्स्ट वाले इसको पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश यानी एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश में जाते हैं।
हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते यानी पढ़ते हैं, यानी मनुष्य तो उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ कोई वो लिख कर नहीं लाते, वो क्या उनके माध्यम से। देखो आगे क्या संदेश देना चाहते हैं कवि कि वो जो पक्षी हैं वो अपने पंखों के माध्यम से, बादलों के माध्यम से, क्यों आपने देखा होगा कि है ना यहाँ भारत में उठा हुआ बादल, यानी बादल बनते हैं और हवा के साथ वो कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान, वहाँ जाकर वो बरसते हैं। वो बताना चाहते हैं कि जो प्रकृति है वो कोई भेदभाव नहीं करती, किसी भी देश के बीच में वो भेदभाव नहीं करती, वो बराबर सबको समझती है। परंतु मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य भेदभाव कर रहा है, वो क्यों नहीं रहता। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि सहयोग और प्रेम से रहो। जिस प्रकार प्रकृति सबको एक समान समझती है उसी प्रकार हमको भी एक तरह से मिलके और सहयोग के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और इसमें पक्षी और बादल, अब देखो दोनों वैसे तो डिफरेंट वर्ड हैं, पक्षी बिल्कुल अलग शब्द है, बादल बिल्कुल अलग शब्द है, फिर भी इन्होंने इनके माध्यम से देखो हमको चीज़ समझाई जानी चाहिए। दोनों के बीच बहुत सी समानताएं बताई, क्योंकि पक्षी भी उनको नहीं किसी देश से मतलब, वो इस देश से उस देश उड़कर जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भारत से उड़ के पाकिस्तान चले जाते, कहाँ कितनी दूर दूर देशों से वो सफ़र कर कर दूसरे देश में आ जाते हैं और वहाँ की खुशबू अपने पंखों के साथ यहाँ लेकर आते हैं। और हम लोग मनुष्य नहीं समझता उसको, लेकिन जो प्रकृति है, पेड़ पौधे पानी पहाड़ बादल, वो सब उसको समझते हैं, वो यहाँ उस प्रकृति में शामिल होते हैं, फिर यहाँ से लौटकर वापस अपने आ जाते हैं, यहाँ की खुशबू लेकर वहाँ जाते हैं। वो बैर भाव ये कुछ भी नहीं समझते, वो यहाँ की सौंधी और अच्छी खुशबू लेकर दूसरे देश जाते हैं और वहाँ की अच्छी और सौंधी खुशबू लेकर यहाँ पर आते हैं। उनके जो संदेश हैं वो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं। अब देखो दूसरे उसके माध्यम से हम तो केवल आंकते हैं यानी वजन करते हैं कि मतलब हमको पता चलता है बस कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, सुगंध। यानी अगर हमारे देश में कोई प्रकृति फूल खिले हैं, कोई फसल हुई है, उसकी खुशबू दूसरे देश में भी हवा के साथ तैर के यहाँ की मिट्टी की खुशबू भी दूसरी देश तक पहुँचती है। लेकिन जो पक्षी लोग हैं वो क्या खुशबू चिड़ियों के माध्यम से पंखों पर सवार होकर, देखो क्या अच्छा सा दिया है उन्होंने कि पक्षियों के पंखों पर सवार होकर खुशबू कहाँ जाती है, दूसरे देश को जाती है। यानी पक्षी ये ऐसा नहीं, वो ये बताना चाह रहे हैं, इनके माध्यम से वो हमको समझाना चाहते हैं कि देखो खुशबू एक देश से दूसरे देश चली जाती है, उसको नहीं पता कि ये देश आपस में दोस्त है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से वहाँ जाती है खुशबू। और किसके, पक्षी के पंखों पर बैठ सवार होकर पक्षी उनको लेकर जाते हैं। और बादल बनते हैं उनकी, लेकिन पानी कहाँ से उड़ता है, भारत में पानी उड़ा, भाप बना, भाप बनकर ऊपर क्या बने, बादल बने। पानी कहाँ का है, भारत का, लेकिन वो बादल हवा के साथ कहाँ चले गए, पाकिस्तान, वहाँ जाकर उन्होंने बारिश की। तो हम ये क्यों नहीं समझते कि प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती है, वो सबको समान समझती है। तो वो यही समझाना चाहते हैं
कि जिस तरीके से प्रकृति आपस में सामंजस्य बिठाती है और सबको समान रूप से वो हर चीज़ प्रदान करती है, कोई भेदभाव नहीं करती, तो मनुष्य ये उससे सीखे कि हमें भी सहयोग और आपस में प्रेम भावना से रहना चाहिए। वो इस कविता के माध्यम से रामधारी सिंह जो दिनकर हैं वो हमको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि बिना सहयोग के वो बताना चाहते हैं कि बिना सहयोग के कुछ भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए हमें आपस में सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखनी चाहिए। इस पूरी कविता के माध्यम से ये संदेश वो हमें देना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है, अपने स्वार्थ के लिए लड़ता है, झगड़ता है, आपस में एक दूसरे को मारता है, काटता है, पर प्रकृति देखो कितने प्रेम पूर्वक रहती है, कितने आराम से उस सब में एक समान बंटवारा कर देती है। वो नहीं देखती कि ये हिंदुस्तान है, कि वो पाकिस्तान है, कि वो चीन है, वो नहीं देखती। वो सबको समान रूप से, यहाँ की खुशबू वहाँ जाकर बहती है, वहाँ की खुशबू यहाँ बहती है, यहाँ के बादल वहाँ बरसते हैं। तो इसी तरह मनुष्य भी तो सहयोग की भावना के साथ रह सकता है, वो भी तो आपस में सहयोग और प्रेम के साथ रह सकता है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने हमें ये समझाया। बच्चों समझ में आया अच्छे से? और जब भी मैं PDF भेजूँ ना, नीट एंड क्लीन काम करें, है ना। कुछ होता है थोड़ा ऊपर नीचे, पर जिस पेज पे मैंने जितना लिखा ना, आप भी एक पेज पे उतना ही लिखें, साफ साफ क्लियर, क्योंकि एक तो उससे राइटिंग अच्छी होती है, दूसरा जब आप दोबारा पढ़ोगे अपना लिखा हुआ तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा और आपको क्लियर भी होगा कि ये मेरे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो आपको अच्छे से समझ में, आपको भी फिर बाद में दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इजीली पता हेडिंग डली हुई है या 3 लघु उत्तरीय हैं नीचे, आपने बस उस पेज पे वो ही करने हैं। अगर दूसरा चालू होते हैं आपके तो वो दूसरे पेज पे ही करने हैं बच्चों, क्योंकि इससे ना फिर बाद में जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो आपको भी प्रॉब्लम आती है और राइटिंग भी खराब होती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो राइटिंग पे और लिखने पे, क्योंकि अभी से ये आदत पड़ेगी तो बाद में आपके बहुत काम आने वाली है ये चीज़। ठीक है बच्चों, इसकी PDF और ये मैं आपको भेज दूंगी, तो आपको वो फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू बच्चों।